आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय हरवंश जी, प्रोफेसर महेश रंगराजन जी, आज जिनकी वजह से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, श्री अजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभागार में उपस्थित विशिष्ट जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अजय जी की किताब पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरे पहले भी अनेक लोगों ने विस्तार से कई बातें कही हैं, लेकिन उसके पहले मीर तकी मीर का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। उनकी दो पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा। न हुआ मीर का अंदाज नसीब, जो के यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। Others tried their utmost in the field of vision, but none could attain the felicity that Mir had. मुझे लगता है कि अजय जी के बारे में मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बताया गया कि लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। आप में से अनेक लोग उनसे परिचित हैं। सार्वजनिक जीवन में शायद कोई नेता या राजनेता होगा जो इनकी कलम की जद से बच पाया होगा। बलरामपुर के पुराने शायर अली सरदार जाफरी कहा करते थे कि लेखकों का सफर बड़ा मजेदार होता है। सफर में लेखक का नए नए रूप में जन्म होता है और इस किताब के माध्यम से अजय जी का एक नया रूप हम सब देख रहे हैं। और मेरे सामने नहीं, मुझे लगता है कि अनेक लोगों के सामने अजय जी का एक नया रूप आया है और उनके अल्फाज की तासीर भी मीर तकी मीर के गज़लों की तरह लोग निश्चित रूप से आज महसूस कर रहे हैं। एक इंग्लिश फिलासफर थे फ्रांसिस बेकन, वो बात कहते थे कि कुछ किताबों का स्वाद लिया जा सकता है, कुछ किताबों को आप निगल जाते हैं और कुछ किताबों को आप स्वाद लेते हुए पचा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। मुझे लगता है कि द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, ये तीसरी श्रेणी में आती है। स्वाद भी हम ले रहे हैं और इसको पचा भी पा रहे हैं। इसके लिए मैं अजय जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवन यात्रा के ऊपर 50 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। कुछ मैंने भी देखी हैं, पढ़ी हैं। किताब लिखना स्वयं में एक बड़ी भारी तपस्या है और इसलिए मैं कहूँगा कि जिन्होंने किताब लिखा, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन अजय जी की किताब की जो खूबी है, जैसा हरिवंश जी ने कहा कि वो साथी से अलग हटकर लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को एक्सप्लोर करने की उन्होंने एक हिम्मत की है। कुछ दिन पहले अभी हरवंश जी ने जिक्र किया कि इस किताब का एक रिव्यू लिखा मैंने, तो लिखने के पहले अजय जी से भी काफ़ी चर्चा हुई, किताब भी पढ़ा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जन्म, उनके डेवलपमेंट पर कुछ किताबों को फिर से पलटा। तो 18वीं शताब्दी में विश्व की स्ट्रक्चर्ड पार्टीज़ के कमेंट में आइडियोलॉजी और पर्सनालिटी, ये दो किनारों की चर्चा मिलती थी। कुछ साल पहले नोआ फेल्डमैन की किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला और उसमें उन्होंने अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन की राजनीतिक यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की, पड़ावों की चर्चा की थी। पहला कि वो जीनियस जेम्स। दूसरा, अपने लक्ष्य के लिए पार्टी और पब्लिक को इकट्ठा करके संघर्ष करने वाला जेम्स। और 1809 से 1817 तक अमेरिका के चौथे प्रेसिडेंट के रूप में जेम्स। ये 3 स्वरूप जेम्स का उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। मुझे लगता है कि अजय जी ने भी अपनी किताब में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा से संबंधित
4 पहलुओं की विस्तार से चर्चा की है। बेहतरीन संगठनकर्ता, मुख्यमंत्री गुजरात, भारत के प्रधानमंत्री और एक दार्शनिक और विचारक। मुझे लगता है एक एस्पेक्ट इसमें छूट गया जो मैं जोड़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार अजय जी की किताब में जरूर मिलेगा। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा राजनेता मिला है जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में तथा पार्टी मशीनरी में पर्सनल और पॉलिटिकल मॉरलिटी को पुनर्स्थापित किया है। चाइना में डेमोक्रेसी कभी पनप नहीं पाई। 551 ईसा पूर्व चाइनीज दार्शनिक कन्फ्यूशियस उस दौर के बौद्ध भिक्षु संघ की तरह डेमोक्रेसी की कल्पना करते थे। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि डेमोक्रेसी का बाहरी आवरण शासन है, लेकिन डेमोक्रेसी की पैदाइश ये हृदय में होती है। इसलिए महान लीडर्स की व्यक्तिगत एवं राजनीतिक नैतिकता में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। कन्फ्यूशियस ने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि उसे 130 करोड़ भारतवासी आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। कास्ट बाउंड्री हो, अर्बन रूरल डिवाइड हो, रीजनल बाउंड्रीज हो, इसको ट्रांसेंड करके मोदी जी ने ठेठ राजनीति की सीमित परिभाषा को भी ट्रांसेंड किया है। और मैं एक बात कह सकता हूं कि राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से अलग हटकर, यानी महाराज जनक की याद आएगी आपको, उनकी तरह विदेह के दृष्टिकोण से मोदी जी ने सामाजिक लोकतंत्र को नर्चर किया है, मजबूत किया है, उसे पोषित भी किया है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ट्रेडिशनल राजनीति से अलग हटकर वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जिस समता और बंधुत्व को स्थापित करने का काम किया है, वह उन्हें राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से अलग स्थापित करती है। अपने किताब के पेज संख्या 159 पर अजय जी ने मोदी वर्किंग स्टाइल लिखा, उन्होंने अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। देश और समाज की बेहतरी के लिए अपने प्रयासों में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, हो सकता है कि मुझसे बोनाफाइड मिस्टेक हो जाए, लेकिन गलत इंटेंशन से कभी कोई काम नहीं करूंगा। ये तीनों बातें बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत गहरी हैं और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा गंभीर हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये मोदी फेनोमेना का असली सार तत्व है जो अजय जी ने इस पुस्तक में लिखा है। उसके ठीक पहले वाले पेज 158 पर अजय जी ने लिखा है कि मोदी जी देश के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए कई ऐसे निर्णय लिए जिसका जिक्र मेरे पहले हरवंश जी कर रहे थे, जिससे जनता को तात्कालिक रूप से बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन ट्रेडिशनल राजनीति से ऊपर उठकर मोदी जी ने न सिर्फ जनता से लगातार संवाद कायम रखा, बल्कि अपने निर्णय को ओन करते हुए उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में भी जानकारी दी और मुझे लगता है कि फिर उसे लोगों ने स्वीकार किया। हम लोग भी सामाजिक जीवन से लंबे समय से जुड़े हैं, अनेक नेताओं को नजदीक से देखने का अवसर मिला है। एक विशेष बात जो मुझे लगता है कि मोदी जी में है, स्पष्टता और जीवन की परिपूर्णता, सबको जनता को समर्पित कर देना, ये एक बड़ा भारी गुण होता है और जिसके लिए राष्ट्र का लक्ष्य, राष्ट्र की प्रगति, पैशन 130 करोड़ देशवासियों का कलेक्टिव पैशन बन जाए, मैं समझता हूँ वो महान राजनीति होता है। आज़ादी के बाद के भारत में अनेक ऐसे लीडर्स हुए, ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि उन सभी ने अपने व्यक्तित्व की छाप भारतीय राजनीति पर छोड़ी और देश के विकास में भी बहुत योगदान किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद कोई ऐसा राजनेता होगा जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी की तरह विकास की आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने
देश की अर्थनीति, समाज नीति, देश का सांस्कृतिक रिवाइवल, राष्ट्रीय और वैश्विक नीति को प्रभावित करने के साथ साथ पार्टी का भी इतने व्यापक स्तर पर एक्सपेंशन करने का मादा रखता है। अगर इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में, पार्टी बिल्डर के स्वरूप में, स्टेट्समैन और इंटरनेशनल आइकन के रूप में मोदी जी की प्रतिमा असाधारण है और वही उन्हें देश नहीं बल्कि जो हरबंस जी ने कहा कि विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर बनाती है। अजय जी ने दो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला है, सरकार तथा पार्टी का सीमलेस अलाइनमेंट और ब्रांड मोदी का करिश्मा। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी अगर सैद्धांतिक एवं कार्य रूप से पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है तो फिर उसके अंदर पब्लिक का कलेक्टिव पैशन पैदा करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन देश में हजारों की संख्या में है, लेकिन सही मायने में एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप ही वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन निर्मित कर सकता है। मैं समझता हूं ऑर्गेनाइजेशन में अनेक ह्यूमन पार्ट्स होते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन है। सभी फंक्शन सही तरीके से काम करें, इसके लिए 4 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है: जनता के सहयोग की अपेक्षा या लालसा, टीम वर्क, लीडरशिप और पूरी मशीनरी पर कंट्रोल। पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रेडरिक क्लीवलैंड ने एक किताब लिखा और कहा कि वही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है जो राजनीतिक सिचुएशन तथा पब्लिक डिमांड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। और अजय जी ने एक बहुत गूढ़ तथ्य की तरफ इशारा किया है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यों में ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, जनता की डिमांड, उसकी आशाएं और उसकी अपेक्षाएं उनके हर काम में आप देख सकते हैं, वो झलकती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कम्युनिकेशन टूल्स, विशेष रूप से सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करके हर एक नागरिक तक सिर्फ कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी है, बल्कि आम जनता की जरूरतों के बारे में भी उस माध्यम से जाना है। टॉप लीडरशिप के इस 2 वे कम्युनिकेशन ने हर एक नागरिक को गवर्नेंस का स्टेक होल्डर आज बना दिया है। भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद मैं मानता हूं ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी और पार्टी मशीनरी बॉटम अप अप्रोच के आधार पर काम कर रही है। हमारे देश में जन भागीदारी की अवधारणा ये वैदिक काल से है, लेकिन इसका मास एडॉप्शन मुझे लगता है गवर्नेंस में पहली बार 2014 के बाद देश ने देखा है और इससे विकास की प्रक्रिया में एक नए प्रकार की क्रांति आई है। चाहे स्वच्छता का अभियान हो, अभी अमृत सरोवर हो, हर गांव हरियाली हो, या नारी शक्ति को मजबूत करने, अनेक ऐसे कार्यक्रम मैं गिना सकता हूं। ये जो अभियान है ये लोगों को सशक्त बनाने के अभियान है। हर कहीं आपको वर्तमान प्रधानमंत्री जी की छाप इन कार्यक्रमों पर दिखाई पड़ती है। अजय जी की किताब द्वारा आर्किटेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री जी की 3 खूबियां रीडर्स के सामने आई हैं। पहला, आधारभूत सिद्धांत, दूसरा मॉरल कंपास और तीसरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आम सहमति बनाने की क्षमता। और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अभी जिस महामारी से हम सब जूझ रहे थे, हम सब ने देखा है। इतनी बड़ी आपदा को अवसर में बदलने का काम जिस तरह से उन्होंने किया, आज उसका परिणाम कि नए भारत के निर्माण के लिए जो नारा उन्होंने दिया, पूरी दुनिया की इकॉनमी को आप देख रहे हैं स्लो डाउन हो रही है, और वहीं भारत में मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक और पहलू हमें दिखाई पड़ता है, वो मोदी और पार्टी तथा सरकार के बीच सीमलेस अलाइनमेंट पब्लिक के प्रति कमिटमेंट से और ज्यादा मजबूत हुआ है। एक छोटा सा किस्सा आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि 18वीं शताब्दी में जो विश्व के अलग अलग देशों में पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मल स्ट्रक्चर और उसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलाने का सिस्टम शुरू हुआ था, तब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे
जॉन शेरविन कॉस्बी। नेताओं को सलाह दी थी कि पार्टी और सरकार दोनों पब्लिक से पावर प्राप्त करेंगी, लेकिन वह पार्टी तथा सरकार का दायित्व होगा कि जनता को हर एक कार्यक्रम में पार्टनर बनाया जाए। अजय जी ने इसका बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है, वर्णन भी किया है। आज 18 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर जो कॉडर है तथा जनता के बीच का संबंध सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, पार्टी, मोदी जी तथा जनता के बीच का संबंध वो दिनों दिन प्रगाढ़ होता जा रहा है। संवाद और मजबूत हुआ है। बैलेट कास्ट करने के पश्चात जनता के बीच उनकी भावनाओं का लगातार पोषण और उसका केयर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने विकास की राजनीति के द्वारा जनता के साथ लगातार अपने संवाद के द्वारा भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की है। और बैलेट की राजनीति की जगह जन कल्याण केंद्रित राजनीति इस देश में शुरू हो गई है। ब्रांड मोदी की चर्चा बहुत होती है। मैं बहुत संक्षेप में 2 बातें कहना चाहूँगा। जो एडवर्टीजमेंट के गुरु हैं, यहाँ हाल में सभागार में बहुत लोग हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो घर का बच्चा अगर जिसका नाम जुबान पर लेने लगे, मुझे लगता है कि वो ब्रांड अमर हो जाता है। पिछले साल कोरोना से देश जूझ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। एक श्रीनगर की 6 साल की छोटी सी बच्ची, उसने एक वीडियो बनाया और उसे प्रधानमंत्री जी को भेजा और आग्रह किया कि छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास के जो घंटे हैं वो ज़्यादा हैं, कम कर दिए जाएं। अब ये जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, समाज के लोगों में जो नए प्रकार का विश्वास है कि नहीं यही आदमी कर सकता है, वो चाहे 6 वर्ष की बच्ची हो, चाहे उद्योगपति हो या कोई सामान्य नागरिक हो। मैं समझता हूं कि ये जो विश्वास एक नया प्रकार का कायम हुआ कि ये व्यक्ति यही कर सकता है, ये उनका विश्वास है, ये उनकी आस्था है। और मुझे लगता है कि ये सभी लोग अपने को मोदी जी से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। मैं ब्रांड का कोई जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है और ये कह सकता हूं कि जनता में जब आस्था पैदा हो जाती है तभी सामूहिक चेतना का जन्म होता है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी जितनी संवेदनशीलता से समाज के हर एक वर्ग के विषयों को उठाते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही कुशलता से वो तेजी से बदल रहे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर भी डिप्लोमेट से संवाद कर सकते हैं और मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। पहली बार भारत में भारत एक डोमिनेंट प्लेयर बनकर उभरा है और विदेशी संबंधों पर मोदी नीति इस कैंप या उस कैंप की अवधारणा को खत्म करके ये संदेश दिया है देश ने कि विदेश नीति 130 करोड़ भारतवासियों के इंटरेस्ट से तय होगी। 75 सालों में शायद ये पहली बार भारत हासिल कर पाया है और इतनी दृढ़ता से लागू कर पाया है। अजय जी ने एक और चर्चा की है वेलफेयर कार्यक्रमों की और उसके इम्पैक्ट का भी बखूबी वर्णन उन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि 8 साल में मोदी जी की सरकार ने जो सोसाइटी निर्मित की है वो पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि इस स्पीड से इतने बड़े स्केल पर इतनी बड़ी सोसाइटी जिसको सामाजिक लाभ मिला है, मुझे ध्यान नहीं है कि दुनिया के किसी देश में ऐसा हो सका है। गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत अनेक योजनाएं आज भी चल रही हैं। फूड सपोर्ट हो, उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जनधन योजना हो, 100 योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इसको क्रियान्वित किया गया है। आज़ादी के बाद से मैं जम्मू कश्मीर का 1 मिनट में जिक्र करके ख़त्म करूंगा। आदरणीय राजनाथ जी को देर हो रही है कि संपूर्ण विलय की चर्चा, ये अभियान पहले चला, मेरे पहले बताया गया। डॉक्टर जोशी की यात्रा के ऑर्गेनाइजर के रूप में लाल चौक पर 1992 में तिरंगा फहराने के समय उन्होंने मिला तो कमिटमेंट के साथ जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी को भेदभाव से निजात दिलाने की केवल हिम्मत नहीं दिखाई,
दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि वो काम कर दिया जो मुझे लगता है कि यहाँ सभागार में बैठे किसी को विश्वास नहीं था। अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के पश्चात 8 अगस्त 2020 को एक राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन दिया और उसमें उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। जनता के लाभ के लिए संसद द्वारा जितने कानून बनाए जाते थे उनका लाभ जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 70 सालों में इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। समाज के अनेक वर्गों को समान अधिकारों से वंचित रखा गया। देश था जम्मू कश्मीर की जनता से उनके सीधे संवाद को लोगों ने समझा और उसका समर्थन किया। आज वहाँ हर नागरिक को समान अधिकार मिला है। कोशिश हो रही है कि भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हो। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पहली बार जम्मू कश्मीर विकास की रैंकिंग में देश के अन्य विकसित राज्यों को टक्कर देने की स्थिति में खड़ा हो गया है। मैं समझता हूँ ये कहना उचित होगा कि अभी जब हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, जिन स्थानों को लोग दूसरे कारणों से जानते थे, वहाँ 10,000 नौजवान त्राल जैसी जगह में भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जय लगा रहा था। ये बदलाव मैं समझता हूँ कि देश में बहुत कुछ कहता है, इसे समझने की जरूरत है। अजय जी ने अपनी पुस्तक में मोदी फेनोमेना का जो चित्रण किया है वह एक आध्यात्मिक राजनेता की तरफ भी इशारा करता है। मैं मानता हूं कि पहली बार एक ऐसा राजनेता इस देश को मिला है जो लोगों के चेतना के द्वार को खटखटा रहा है। राजनेता अगर शब्दों के माध्यम से लोगों के हृदय में उतर जाए तो सार्वजनिक जीवन में आप इसे बड़ी घटना मान सकते हैं। जेपी हों, डॉक्टर लोहिया हों, वाजपेयी जी हों, मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग थे। अब ये देश कह रहा है, हम सब लोग कह रहे हैं कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री भी ऐसे ही राजनेता हैं और ये करिश्मा उन्होंने करके दिखाया है। जनता के साथ उनकी जो आंतरिक लयबद्धता है वो अद्भुत है, कमाल की है। और इसलिए अजय जी ने लिखा है कि एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है जो पोस्ट मोदी एरा में भी आइकन्स पैदा करता रहेगा। अजय जी 500 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक हेराक्लाइटिस ने अपनी किताब फ्रेगमेंट में लिखा था कि ऐसी चीजें बहुत रेयर होती हैं जो अत्यधिक सुंदर भी हों और सत्य भी हों। अजय जी की किताब सुंदर भी है और सत्य भी है। मैं समझता हूं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नेंस पर इतनी बारीकी से शायद ये पहली किताब है। मुझे अब दूसरी किताब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं फिर से एक बार अजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।